हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th का लेसन 12 स्टार्ट करेंगे। इसे मैंने दो पार्ट में बनाया है। हम इसकी शुरुआत पार्ट 1 से करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है फैशन डिजाइन और व्यापार, फैशन डिजाइन एंड मर्चेंडाइजिंग। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानेंगे कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कर सकेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज वस्त्र उद्योग में फैशन डिजाइन और व्यापार के महत्व को समझ सकेंगे कि वस्त्र उद्योग की शुरुआत किस प्रकार हुई, किस प्रकार डिजाइन्स को लाया गया और इसका व्यापार में क्या महत्व है, इसे हम समझ सकेंगे। फैशन की मूल अवधारणाओं, जो फैशन की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इससे जुड़ी हुई परिभाषाएं हैं, हम उसे जान सकेंगे, यानी कि फंडामेंट्स ऑफ फैशन का वर्णन कर सकेंगे। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज फैशन व्यापार में जाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल लोगों को समझ सकेंगे कि आपने 11th क्लास तक जो जानकारी प्राप्त की गई है कि वस्त्रों का किस प्रकार धागों का निर्माण होता है, रेशों का निर्माण होता है, फिर वस्त्र का निर्माण किया जाता है और वस्त्र निर्माण का जो व्यापार है उसके बारे में अब हम 12th क्लास में जानेंगे। और इस व्यापार में आगे जाने के लिए कौन कौन से ज्ञान की आवश्यकता है, यानी कि नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड टू बी इन फैशन बिजनेस, यह हम समझ सकेंगे। फोर्थ पॉइंट इज चर्चा कर सकेंगे कि किस प्रकार फैशन उद्योग में जीविका के लिए शिक्षार्थी तैयारी कर सकते हैं। इस साल एनसीईआरटी का ये बहुत अच्छा प्रयास है कि हर चैप्टर के अंदर करियर अपॉर्चुनिटीज को बताया गया है, जिससे स्टूडेंट्स 12th तक पढ़ने के बाद अगर इस विषय में इनका इंटरेस्ट है और वो इसमें आगे अपना जीविका अर्जन करना चाहते हैं, तो उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हो सकेगा शिक्षार्थियों को कि फैशन उद्योग में जीविका के लिए उनकी तैयारी का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तो ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको इस पूरे चैप्टर के दौरान हम जानेंगे। यहाँ पे हम आज बात करेंगे कि फैशन डिजाइन और व्यापार है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, हम इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि फैशन व्यापार के बारे में बहुत बार हम सुनते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इससे क्या होता है? हम कहते हैं कि मुझे ये फैशन पसंद नहीं है, मुझे ये स्टाइल पसंद नहीं है, मुझे दूसरी स्टाइल लेनी है, मैं इसके अंदर मेरी ये जो ड्रेस है मुझे ये कलर चाहिए। हम बहुत सारी बातों को सोचते हैं, पर हम यह नहीं जानते कि इनका उद्भव किस तरीके से हुआ है, इनका विकास किस तरीके से हुआ है। तो आज हम शुरुआत किस तरीके से हुआ है इस इंडस्ट्री का, फैशन डिजाइन और व्यापार का, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। तो आज विश्व में फैशन डिजाइन और व्यापार सबसे अधिक उत्साहवर्धक जीविका विकल्पों में से एक है। मतलब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसमें जो जितना ज्यादा क्रिएटिव होके रचनात्मक तरीके से सोचता है, उतना ही सुंदर वस्त्रों का निर्माण कर सकता है। तो ये एक बहुत ही उत्साहवर्धक करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसके ऊपर लोग अपनी क्रिएटिविटी करते हैं और नए नए आइडियाज बाजार में लेके आते हैं। भारत जैसे देश में जहां वस्त्र निर्माण उद्योग सदियों से फल फूल रहा है, फैशन डिजाइन के क्षेत्र में हाल ही में तेजी से वृद्धि होने से परिधान और उनसे जुड़े डिजाइनों के लिए वर्तमान क्षेत्र में नई संभावनाएं उत्पन्न हुई है। अब धीरे धीरे यह व्यापार, जो फैशन डिजाइनिंग का व्यापार है, इसका भारत में वे में ये आया और अब ये फल फूल रहा है। इसमें हर दिन वृद्धि हो रही है, नए आइडियाज आ रहे हैं और वर्तमान टाइम में, इस समय जो प्रेजेंट सिचुएशन है, इसके अंदर इसमें बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, नई संभावनाएं हैं जिसके अंदर की काम किया जा रहा है। अब इसमें इस कोर्स में आगे पढ़ने के लिए और अपना करियर अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेज है, जिसमें इससे संबंधित पढ़ाई करवाई जा रही है। फैशन उद्योग लोगों की रचनात्मक लालसा और भौतिक आवश्यकता दोनों को पूरा करता है। रचनात्मक आवश्यकता यानी कि जो व्यक्ति
जितना क्रिएटिवली इस फील्ड में काम करता है उसे उतना ही ज्यादा फायदा होता है। और भौतिक आवश्यकताएं, जैसे हर व्यक्ति चाहता है कि वो एक नए स्टाइल को पहने, नए तरीके के कपड़े पहने, और वो अपनी पर्सनालिटी में चेंज करना चाहता है। तो ये जो उद्योग है ये बहुत ही क्रिएटिव इंडस्ट्री है ये, जिसमें नए नए रचनात्मक तरीकों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। वस्तुओं और शिल्प का विनिमय व्यापार पद्धति का प्रारंभ था। धीरे धीरे व्यापार का स्वरूप बना, जो जो उपलब्ध था वह बिकाऊ था। मतलब पहले, आज से अगर हम कुछ समय पहले की बात करें तो वहां पे जो भी मार्केट में अवेलेबल था वो बिक रहा था। मतलब इस लाइन का क्या अर्थ है कि जितने ज्यादा चीज, जो भी चीजें वहां पे उपलब्ध थी वो सब बिक रही थी, वो सब खरीदी जा रही थी। अतः वितरण प्रणाली में कोई जटिलता नहीं थी, एक कंपटीशन नहीं था कि आज मार्केट में नई चीज आई है तो जो पुरानी चीज है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होता था। लिमिटेड चीजें थी जो कि लोगों के द्वारा उपयोग की जा रही थी। परंतु वर्ष 1920 में पहनने के लिए तैयार रेडी टू वियर वस्त्रों का उत्पादन हुआ, और जल्द ही दुकानदारों ने अनुभव किया कि इस प्रकार की वस्तुओं का विक्रय एक बड़ा व्यवसाय है। ये कैसे हुआ कि पहले तो जितना अवेलेबल था मार्केट में उसे ही पहना जा रहा था, और लोग ज्यादा स्टाइल की तरफ नहीं थे, ज्यादा फैशन की तरफ नहीं थे। फिर धीरे धीरे रेडी टू वियर वस्त्रों का उत्पादन शुरू हुआ, यानी कि पहले मार्केट में लाने से पहले वस्त्र पूर्णतः तैयार होता था, जिसे लोग जाते थे, खरीदते थे और पहन लेते थे। ठीक है, आज भी हम यही चाहते हैं कि हमें कपड़े स्टिच करवाने के लिए ना देने पड़े, हम बाजार में जाएं, अपनी पसंद का कपड़ा खरीदें, उसमें कलर वैरायटी है, स्टाइल है, सब कुछ हमारे सामने होता है, और हम जाते हैं, खरीदते हैं और नेक्स्ट डे उसे पहन लेते हैं। तो 1920 में पहनने के लिए तैयार कपड़ों का उत्पादन शुरू हुआ, और ये दुकानदारों के लिए बहुत ही अच्छा अनुभव था, क्योंकि लोग अब वस्तुओं को खरीद रहे थे। उनका जो विक्रय है वो जो लोगों की खरीदारी थी मार्केट से वो बढ़ रही थी। बहुत कम समय अंतराल में ही फैशन परिधान बड़ी दुकानों का महत्वपूर्ण व्यापार बन गया। अतः फैशन के आर्थिक अवसरों के परिणाम स्वरूप फैशन व्यापार एक नई विशेषता के रूप में अस्तित्व में आया। मतलब अब फैशन व्यापार के ऊपर बहुत सारा काम किया जाने लगा, उसके महत्व को बढ़ा, लोग उसके अंदर आए, और जितने तरीके से, जितने क्रिएटिव तरीके से वो सोच सकते थे, सृजनात्मक तरीके से उन्होंने अपने आइडियाज को मार्केट में लॉन्च किया और बहुत फायदा कमाया। तो यह एक नई दिशा थी जिसके अंदर के बहुत ज्यादा काम किया जा रहा था। अब हम इसके सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इसका क्या महत्व है। ये जो फैशन व्यापार है, फैशन डिजाइन और व्यापार है, इसका क्या महत्व है। तो फैशन डिजाइन और व्यापार से आप पूरी कहानी समझ पाएंगे कि फैशन व्यवसाय कैसे काम करता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने हर एक लाइन को, एनसीईआरटी की हर एक लाइन को इंक्लूड किया है, जिससे आपके सामने हर एक बात आए और आपका कुछ भी छूटे ना, और आपको सारा टॉपिक है वो समझ में आए। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमें बहुत सारी बातों की जानकारी नहीं होती है कि कौन सी डिजाइन कौन लेके आ रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, और कब मार्केट में उसे लॉन्च किया जा रहा है, उसके पीछे कितने लोगों को व्यवसाय मिल रहा है। इस पार्ट के द्वारा हमें ये सारी जानकारी प्राप्त होगी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिससे कि हमें जो वस्त्र उद्योग है उसके बारे में बहुत सारी नई जानकारियां प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम इसके महत्व के बारे में जानते हैं कि इसमें कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल, परिधान और सहायक सामग्री के उत्पादन तथा दुकानें जो जनता को फैशन का माल बेचती है से संबंधित प्रक्रम सम्मिलित है। यानी अगर हम फैशन डिजाइन की बात करें और व्यापार की बात करें तो सबसे पहले हम कच्चे माल की बात करेंगे कि कुछ लोग हैं वो सबसे पहले कच्चा माल कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद वो परिधान बना रहे हैं, और उस परिधान से संबंधित जितनी भी एसेसरीज हैं उनको वो लेके आ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि ये जो ड्रेस है उसके अंदर ऊपर उसमें बैग्स भी है साथ में,
और इसको किस तरीके से प्रेजेंटेबल बनाया जा सकता है। तो इस ड्रेस से रिलेटेड जितनी भी सहायक सामग्री है वो भी साथ में लगाई गई है। कई ड्रेसेस होते हैं उसमें स्कार्फ्स भी चलते हैं गले में डालने के लिए। तो हर एक फैशन डिजाइनर अपना एक रचनात्मक तरीके से अपनी ड्रेस को मार्केट में लेके आता है। उससे संबंधित जितनी भी सहायक सामग्री है, चाहे वो गले की कोई नेक पीस हो या पर्सेस हो या हील्स हो उसके साथ में, तो बहुत सारी जो सहायक सामग्री है वो भी बेचने के लिए दुकानों में आने लगी। और जो अब जनता बहुत ही इंटरेस्ट के साथ उस सामान को खरीद रही थी। तो ये पूरा प्रक्रम उससे संबंधित है। क्या है? सबसे पहले कच्चा माल लाया जा रहा है, उससे संबंधित परिधान बनाए जा रहे हैं, उससे और सहायक सामग्री के उत्पादन किया जा रहा है, और उस उत्पादन को उन दुकानों तक पहुंचाया जा रहा है जहां पे फैशन का माल बिकता है। फैशन व्यवसाय का एक पक्ष यह भी है जिसमें आप वस्त्र निर्माण यानी कपड़े और रेशे जो इन्हें बनाने में काम आते हैं के बारे में सीखते हैं। ये सारा जो कपड़े और रेशे का जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, ये हमने 11th क्लास में भी लिया। तो सबसे पहले ये समझाया गया कि कपड़े का निर्माण कैसे होता है, वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई रेशा है, उससे किस तरीके से यान बनाया जा रहा है, उससे किस तरीके से कपड़े बनाए जा रहे हैं, कितनी वैरायटी के बनाए जा रहे हैं। तो ये सारा हम ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। अब इसके बाद है कि ये इस पूरे व्यवसाय के बारे में जानने के लिए वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया को भी जानना आवश्यक है। सबसे पहले इसके बारे में सीखा जाता है, जो कि आप 11th क्लास में सीख चुके हैं। फैशन व्यापार सबसे पहले इस बात का उत्तर देने में सक्षम बनाता है कि क्या, क्यों और कब एक शैली फैशन बन जाती है, और फिर विशेष खुदरा विक्रय अथवा उसकी समय सीमा के लिए उसकी उपयुक्तता निर्धारण में मदद करता है। अब जब भी कोई नई चीज बाजार में आती है तो धीरे धीरे पता भी नहीं चलता है कि वो सब लोगों के द्वारा अडॉप्ट कर ली गई है और वो एक फैशन बन जाती है। आपने अपने फ्रेंड सर्किल में सुना होगा कि मैं अभी वो टॉप लेके आई हूं जो अभी फैशन में चल रहा है। यानी कुछ भी खरीदने से पहले हम यह ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं कि इस समय फैशन में चल क्या रहा है, और हमारी आंखें मार्केट में वो ही सामान देखना पसंद करती है जो कि इस समय फैशन में हो रहा होता है। और हम मार्केट में जाके सबसे पहले दुकान पे यही बात करते हैं कि अभी जो फैशन में है आप हमें वो दिखाइए, और हम उसे ही खरीदना पसंद करते हैं। तो कब क्या, क्यों और कब एक शैली फैशन बन जाती है, यहाँ पे आपका जो शैली शब्द है, जो फैशन शब्द है, इसको आगे डिफाइन किया गया है, इसे परिभाषित किया गया है, जो कि मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कोई भी स्टाइल है वो कब फैशन बन जाती है इसका पता भी नहीं चलता है, और वो सीधा मार्केट में आती है और लोगों के द्वारा उस चीज को खरीद लिया जाता है। अतः कह सकते हैं कि यह नियोजन, क्रय और विक्रय को सम्मिलित करता है। यानी इसके इस पूरे जो सामान बन रहा है, जो कच्चा माल बन रहा है, उससे जो परिधान तैयार हो रहे हैं और जो सहायक सामग्री तैयार हो रही है, उसके लिए प्रॉपर एक योजना की, प्लानिंग की आवश्यकता होती है कि कब उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, कब उसको की योजना बनाई जाए, कब मार्केट में उसको लाया जाए, और कैसे उसको बेचा जाए, और कौन लोग हैं जो उसको खरीदेंगे। क्योंकि जब भी कोई सामान आता है तो वो अलग अलग बाजारों में बेचा जाता है जहां पे कि उसकी खरीद होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, जो कि हमें ध्यान रखने आवश्यक होते हैं। और जो भी फैशन डिजाइन और व्यापार में जो व्यक्ति जाते हैं उन्हें सबसे पहले नियोजन, क्रय और विक्रय का ध्यान रखना होता है कि कब प्लानिंग की जाए, कैसे प्लानिंग की जाए, और उसे कब बाजार में लाया जाए और बेचा जाए। तो हम इसके महत्व को दोबारा से समझते हैं कि फैशन डिजाइन और व्यापार का क्या महत्व है, कि हमें पता चलता है कि हमें किस तरीके से कच्चा माल लाना है, उससे कैसे परिधान बनेंगे, उससे रिलेटेड जो सहायक सामग्री है उन्हें सबको दुकान तक पहुंचाया जाता है। और दुकान तक पहुंचाने के लिए उन दुकानों को सिलेक्ट किया जाता है जहां से लोग उस सामान को खरीद सकें। ठीक है, नहीं तो वो सामान जो अगर सही तरीके से हम मार्केटिंग नहीं करेंगे, सामान को नहीं बेचेंगे, तो वो सामान खराब हो जाएगा और एक डिजाइनर की जो योजना है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो फैशन डिजाइनिंग का ये बहुत हमें इस महत्व को जानना जरूरी है कि इसके पीछे हमें योजना का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ बेचना है, कहाँ उस माल को खरीदा जा सके, इसकी सारी जानकारी होनी आवश्यक है।
स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे जो फैशन से संबंधित बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जिसे हम जानेंगे, जिसके बिना फैशन व्यापार अधूरा है। अब इससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि यह एक बहुत बड़ा व्यवसाय है, एक बहुत बड़ा उद्योग है जिसमें लाखों लोग अर्निंग कर रहे हैं, धन प्राप्त कर रहे हैं। उसमें कौन कौन से लोग हैं? बहुत सारे डिजाइनर्स हैं जो कि अपने रचनात्मक सोच से अलग अलग डिजाइन बनाते हैं, फिर उन्हें उनका निर्माण किया जाता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसे मार्केट तक लाया जाता है, फिर उसके लिए उस मार्केट में लाने के बाद भी उसको अलग अलग दुकानों पर उसकी मार्केटिंग की जाती है। उसके बाद जो दुकानदार होता है वो उसको खरीदता है और विज्ञापन होता है, उसका कम्युनिकेशन, प्रकाशन और परामर्श के क्षेत्र में लाखों लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। यानी ये एक ऐसा उद्योग है जिसमें बहुत सारे लोग जिनके पास अलग अलग टैलेंट है, उस टैलेंट का यूज करके धन को प्राप्त कर रहे हैं और ये व्यापार कर रहे हैं। फैशन डिजाइन समझने के लिए फैशन की प्रकृति यानी नेचर ऑफ फैशन को समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से कोई फैशन आती है और चली जाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसका नेचर क्या है फैशन का, तो उसके हिसाब से ही काम करने के ढंग को समझने की आवश्यकता है। फैशन के मूल सिद्धांत और फैशन तथा उससे प्रभावित करने वाले कारकों के परस्पर संबंधों की कुछ संकल्पनाएं हैं जिन्हें की समझना आवश्यक है। अब फैशन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं, इन्हें समझना बहुत आवश्यक है। तो इसमें पहली डेफिनेशन है, फैशन किसे कहते हैं? फैशन क्या है? यह एक शैली या शैलियां हैं जो किसी एक कला अवधि यानी कि जो गिवन टाइम है में सबसे अधिक प्रचलन में रहती है। सबसे अधिक प्रचलन में कैसे रहती है? जैसे एक टाइम था जब गर्ल्स के द्वारा सलवार सूट में सलवार और सूट पहना जाता था। उसके बाद पजामी का फैशन आया जिसमें कुर्ते के साथ पजामी पहने जाने लगी। फिर लेगिंग्स का फैशन आया, फिर प्लाजो का फैशन आया और उसके बाद अब पैंट्स आया। अब पैंट्स में भी बहुत सारे स्टाइल्स हैं, जैसे पेंसिल फिटिंग की करवाई जा रही है या अलग अलग स्टाइल्स उस पैंट्स में लाए जा रहे हैं। तो एक फैशन आती है, सभी लोग उसको अडॉप्ट करते हैं, उसको पहनते हैं, उसको स्वीकार करते हैं और उसके बाद वो चली जाती है। यानी एक निश्चित समय के लिए वो आती है और बहुत अधिक प्रचलन में रहती है। इसे हम क्या कहते हैं? फैशन कहते हैं। अब है कि सेकंड डेफिनेशन है, शैली किसे कहते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि फैशन किसे कहते हैं। नेक्स्ट है, स्टाइल किसे कहते हैं। स्टाइल का जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक ही चीज है, उसमें अलग अलग स्टाइल से उसको बनाया जा रहा है फैशन डिजाइनर के द्वारा और लोगों द्वारा पहना जा रहा है। जैसे इसके अंदर इस पिक्चर में आप देखेंगे कि जो ऑरेंज कलर का यूज किया गया है पर उसके साथ दूसरे कलर्स भी यूज किए गए हैं जो कि अलग अलग स्टाइल को दिखा रहे हैं कि इसको लहंगा स्टाइल में भी पहना जा सकता है, प्लाजो स्टाइल में भी पहना जा सकता है, पैंट्स के साथ भी पहना जा सकता है, लॉन्ग स्कर्ट्स के साथ भी पहना जा सकता है। तो ये अलग अलग स्टाइल्स हैं जिसे कि फैशन डिजाइनर के द्वारा लाया जाता है, क्योंकि एक जो लोग हैं वो कभी एक जैसे कपड़े पहनना पसंद नहीं करेंगे। हर व्यक्ति को वैरायटी चाहिए और आज की वर्तमान सोच की अगर मैं बात करूं तो सभी लोग ये चाहते हैं कि जैसा एक ने पहना है मेरे पास वैसा नहीं होना चाहिए, मेरे पास अलग स्टाइल का कपड़ा होना चाहिए। तो ये स्टाइल क्या है कि परिधान अथवा सहायक सामग्री की विशेष दिखावट अथवा विशिष्टता होती है। परिधान की विशेष दिखावट और विशिष्टता होती है, यानी वो कुछ नयापन लिए हुए होता है। फैशन में शैली आती है और चली जाती है, यानी अलग अलग स्टाइल आती है और चली जाती है, परंतु विशिष्ट शैलियां सदैव बनी रहती है। अब जैसे सूट्स हैं तो सूट्स जो गर्ल्स पहन रही हैं, अब उसके अंदर सूट एक मतलब हर साल वो पहना जाता है पर उसमें अलग अलग स्टाइल आती है। कभी उसे पैंट्स के साथ पहना जा रहा है, कभी उसे उस कुर्ते को प्लाजो के साथ पहना जा रहा है, कभी उसे स्कर्ट्स के साथ पहना जा रहा है। तो ये सारा क्या कहलाता है? स्टाइल्स कहलाता है। स्टूडेंट्स, अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है जिसे हम कहेंगे अस्थाई फैशन। ये जो पूरा चैप्टर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम नई नई बातों को जान रहे हैं, नई नई डेफिनेशंस को जान रहे हैं। अब हमारी थर्ड डेफिनेशन है, फैड्स किसे कहते हैं। नाम से पता हो रहा है अस्थाई, यानी कि ये लंबे समय तक
नहीं रहती है, तो कम समय के लिए होते हैं और एक ही बार आकर चली जाती हैं। यह डिजाइन इतने प्रभावी नहीं होते हैं कि यह ग्राहकों को लंबे समय तक आकर्षित कर सके। उदाहरण के लिए हॉट पैंट, बैगी पैंट और बेमेल बटन, मतलब ये जो फैशन होती है ये कुछ समय तक रहती है, पर यह लंबे समय तक नहीं रहती है, एक बार आती है और फिर आकर चली जाती है। नेक्स्ट है चिरसम्मत या क्लासिक शैली, जो कभी पूर्णतः प्रचलित नहीं होती परंतु एक लंबे समय तक लगभग स्वीकृत रहती है। ये जो शैली होती है स्वीकृत रहती है, जैसे कि अब जो साड़ी पहनी जा रही है वो लंबे समय से पहनी जा रही है, ठीक है। सूट्स जो पहने जा रहे हैं वो लंबे समय तक से पहने जा रहे हैं। इसमें समय समय पर स्टाइल्स चेंज होते हैं, हम अलग अलग तरीकों से उसको पहनते हैं, पर जो लोग उसे पहन रहे होते हैं वो उसी को ही स्वीकार करते हैं। पुरातन में डिजाइन की सादगी की विशेषता होती है जो इसे आसानी से हटने या पुराना नहीं होने देती है। उदाहरण के लिए ब्लेजर जैकेट, पोलो शर्ट और चैनल सूट्स। इन डेफिनेशंस को समझाने के लिए यहाँ पे एक ग्राफ बनाया गया है, जिसमें एक ग्राफ लिया गया है जिसमें सबसे पहले हम फेड्स को समझते हैं कि फेड्स क्या होते हैं। ये एक बार आते हैं, लोगों के द्वारा इसे स्वीकार किया जाता है और एक बार ये अपनी चरम सीमा तक पहुंचते हैं और उसके बाद ये वापस चली जाती है। फैशन क्या होती है, वैसे ही ये एक समय नई सोच, नई क्रियात्मक सोच आती है और लोग उसे स्वीकार करते हैं। एक बार ये अपनी चरम सीमा तक पहुंचती है, अपने इसमें बहुत वृद्धि होती है और उसके बाद ये वापस से कम होना शुरू हो जाती है। पर चिरसम्मत या क्लासिक क्या होते हैं, क्लासिक होते हैं कि जो डिजाइन आती है वो एक बार आती है और फिर लोगों के द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाता है और वो लंबे समय तक रहती है, वो स्वीकृत रहती है। तो इस तरीके से हमने फैड्स, फैशन और क्लासिक के बारे में जाना। अब हम पढ़ेंगे फैशन डेवलपमेंट, यानी फैशन का विकास किस तरीके से हुआ है इसे जानेंगे। फैशन उद्योग की कार्यशैली को समझने के लिए फैशन के मूलभूत सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक है। फैशन व्यवसाय कैसे विकसित हुआ, इस प्रकार का फैशन का इतिहास डिजाइन बनाने वालों को वर्तमान और भावी फैशनों संबंधी निर्णय लेने में मदद करता है। यानी जो फैशन डिजाइनर है वो डिजाइन करने से पहले देखते हैं कि जो डिजाइन में लेके आ रहा हूं उसका पहले क्या इम्पैक्ट था और अब इन फ्यूचर क्या रहेगा, इसके बारे में उन्हें डिसीजन लेना होता है और वो डिसीजन लेने में मदद करते हैं। यानी जो कोई भी फैशन है, पहले उसके बारे में क्या रिव्यूज हैं उसे देखा जाता है और आगे आने वाले फ्यूचर में उसके क्या इम्पैक्ट रहेंगे, इसके बारे में डिसीजन लिया जाता है। भूतपूर्व धारणाएं आज के फैशन के लिए अक्सर पुनर्विवेचित की जाती है, मतलब जो पुरानी धारणाएं हैं, पहले की धारणाएं हैं, आज भी फैशन इंडस्ट्री में उसके बारे में विचार किया जाता है और उसके बारे में सोचा जाता है। फैशन अपेक्षाकृत एक नया विषय है। प्राचीन काल और मध्यकालीन शैलियां एक साथ पूरी शताब्दी तक परिवर्तित नहीं होती थी। मतलब जो फैशन आ गया वो एक लंबे समय तक रहता था, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता था। यह परिवर्तन किन लोगों के लिए होता था, जो बहुत अमीर थे, जो फैशन को परिवर्तित करते रहते थे, खाली उनके लिए था। पर ये आम जनता के लिए ये नहीं था, उनके लिए जो फैशन आ गई वो लंबे समय तक रहती थी। नवजागरण काल में पश्चिमी सभ्यता ने विभिन्न संस्कृतियों, रीति रिवाज और पोशाकों की खोज करके फैशन परिवर्तन को बढ़ावा दिया है। अब किसने बढ़ावा दिया है, जो पाश्चात्य संस्कृति है, जो फॉरेन कल्चर है, उन्होंने इसके अंदर बहुत सारे नई नई खोज की है और हमारी संस्कृति ने उसे अडॉप्ट किया है, स्वीकार किया है, जिसके कारण की फैशन में परिवर्तन हुआ है और उसे बढ़ावा मिला है। इसके साथ ही नए कपड़े और विचारों की उपलब्धता के कारण लोग और ज्यादा नई वस्तुओं के लिए लालायित हुए हैं। अब लोग चाहते हैं कि हम जैसे जिस तरीके के कपड़े पहने हैं वैसे ही हमारे सैंडल्स होने, फुटवियर्स होने चाहिए, सैंडल्स होने चाहिए, वैसा ही बैग होना चाहिए हमारे हाथ में और वैसी ही ज्वेलरी होनी चाहिए। तो लोगों के मन में नए नए विचार आने लगे हैं, लोग नए जो ये परिवर्तन है इसे स्वीकार करने लगे हैं और अपनी संस्कृति में, अपने रीति रिवाजों में इसे स्वीकार करने लगे हैं।
अब हम पढ़ेंगे कि फैशन की शुरुआत कैसे हुई, कौन से देश से हुई। तो सबसे पहले फैशन का जो केंद्र था वो फ्रांस था। अंतरराष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व 18वीं शताब्दी के आरंभ से शुरू हुआ। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो सबसे पहले फ्रांस में शुरुआत हुई, और यह कब हुई? 18वीं शताब्दी के प्रारंभ हुई। औद्योगिक क्रांति के समय में दो प्रमुख वर्ग जो होते थे, यानी अमीर और गरीब। जो अमीर लोग होते थे वो ही उस फैशन के कपड़े खरीदते थे। यानी जो फैशन होती थी वो एक पूरे सभी लोगों के पास नहीं पहुंच पाती थी, वह खाली अमीर लोगों के पास ही रहती थी। 18वीं शताब्दी के अंत तक स्मार्ट लुई 14 के कोर्ट के सदस्य अपनी रुचि को प्राथमिकता देते हुए दिशादाता बन गए और पेरिस को यूरोप की राजधानी बना दिया। फ्रांस के बहुत से शहर अब आपस में काम करने लगे। व्यापार के द्वारा शहर में काम शुरू हुआ, और यह काम सबसे पहले कोट के रेशमी वस्त्र, जो कोट होता है, जो ब्लेजर्स होते हैं, उनके अंदर जो रेशमी वस्त्र लगा होता है और जो रिबन और लेस होती है, उन्हें आगे दूसरे शहर में भेजा जाता था। इस काल में फैशन के लिए सिलाई के जोड़ लगाने के लिए हाथ से सिलाई करने का महत्व था। अब क्या होता था कि जितने भी वस्त्र निर्माण किए जा रहा है उसके अंदर हाथ से वस्त्रों को तैयार किया जाता था। कपड़ों को आपस में हाथों से ही जोड़ा जाता था, हाथ से सिलाई करके उन्हें जोड़ा जाता था। यानी इस समय तक मशीनों का निर्माण नहीं हुआ था। सभी कपड़े हाथ से बने होते थे और ग्राहक के अनुसार उनके माप लिए जाते थे। अब हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि 1920 से रेडी टू वियर कपड़ों की शुरुआत हुई, यानी कि वस्त्र पूर्णतः तैयार होके बाजार में आते हैं और लोग उन्हें खरीदते हैं। पर पहले क्या था? पहले था कि लोगों के मेजरमेंट के अनुसार कपड़े सिले जाते थे, उनके माप के अनुसार कपड़ों को सिला जाता था। शाही न्यायालय के समर्थन मिलने पर वहां रेशम उद्योग के विकसित होने के कारण फ्रांस फैशन का केंद्र बन गया था। यानी कि फैशन की जो शुरुआत हुई वो सबसे पहले फ्रांस में हुई। अब यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो कि आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। पहला है कि परिधान निर्माण की कला को क्या कहा जाता था? तो परिधान निर्माण की कला को कुटीरियर कहा जाता था। कुटीरियर कहा जाता था, और जो उसमें पुरुष जो डिजाइन करते थे उन्हें कुटीरियर, और जो महिलाएं डिजाइन करती थी उन्हें कुटीरियरे कहा जाता था। तो ये 3 वर्ड हैं जो कि आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है कि औद्योगिक क्रांति ने वस्त्र निर्माण और परिधान की प्रौद्योगिक उन्नति का प्रारंभ किया। विकास के कारण कम समय में अधिक वस्त्रों का निर्माण किए जाने लगा। अब वस्त्रों का निर्माण अधिक मात्रा में किया जाने लगा। इस काल में काटने वाला यंत्र और मशीन कर्घों का आविष्कार हुआ। यानी अब धीरे धीरे नए नए आविष्कार होने लगे। यह जो व्यापार है यह चारों तरफ फैलने लगा, और जिस तरीके से इसकी मांग बढ़ रही थी उस हिसाब से इसमें नई नई तकनीकी का और नए नए उपकरणों का उपयोग होने लगा। इसके कारण अमेरिका के वस्त्र निर्माण उद्योग का विकास हुआ। तो सबसे पहले कहां पे हुआ? फ्रांस में फैशन उद्योग का निर्माण हुआ। उसके बाद अमेरिका में हुआ। तेजी से बढ़ते व्यापार और उद्योग ने मध्यम वर्ग को जन्म दिया। अब पहले 2 वर्ग ही महत्वपूर्ण थे, जिसमें अमीर और गरीब, जिसमें जो भी फैशन होती थी उसे अमीर लोग ही खरीद सकते थे। पर अब तीसरे वर्ग का यानी मध्यम वर्ग का जन्म हुआ, जिसके पास जीवन की विलासिता और अच्छे कपड़े खरीदने के लिए धन था। सिलाई मशीन के आविष्कार ने हस्तशिल्प को एक उद्योग में बदल दिया। अब धीरे धीरे सिलाई मशीन का विकास होने लगा, और इस विकास के आधार पर यह एक हस्तशिल्प उद्योग में बदल गया। इसने फैशन को लोकतांत्रिकरण कर दिया और इसे प्रत्येक के लिए सुलभ बना दिया। यानी अब हर व्यक्ति फैशन के कपड़ों को खरीद पा रहा था। वर्ष 1859 में इंसाक सिंगर ने सिलाई मशीन को पैरों से चलाने के लिए पांव चक्की विकसित की। पहले ये मशीन हाथ से चलाई जाती थी, उसके बाद पैरों से चलाने की मशीन का आविष्कार हुआ, जिसने कपड़ों को मिलने के लिए हाथों को मुक्त कर दिया, कपड़ों को सिलने के लिए हाथों को मुक्त कर दिया।
प्रारंभ में सिलाई मशीनों का उपयोग युद्ध के समय में सैनिकों की वर्दी सिलने के लिए किया गया। सबसे पहले सबसे आवश्यक था कि जो सैनिक हैं जो कि युद्ध में जाते थे, उनके लिए औजारों को रखने के लिए सबसे पहले जेबों का निर्माण किया गया, यानी पॉकेट्स बनाई गई। सबसे पहले सैनिकों के लिए वस्त्र बनाए जाने लगे। तो अब उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रही, उनके हिसाब से कपड़े सिले जाने लगे। अब हम आगे पढ़ेंगे कि सिलाई मशीन के बाद सबसे पहले हाथों से कपड़े सिले जाने लगे, फिर सिलाई मशीन का निर्माण किया गया। अब सिलाई मशीन के आने के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए, हम इसे जानेंगे कि वर्ष 1849 में लेवी स्टॉक्स ने टेंटों, माल डिब्बों के कवरों के लिए बने कपड़ों का उपयोग करके ज्यादा चलने वाली पैंटें बनाई। तो ये जो जिस प्रकार के वस्त्र का टेंटों में उपयोग होता था, माल डिब्बों के कवर बनाने में होता था, तो वो बहुत मजबूत होते थे क्योंकि उसमें सामान के हिसाब से उनको बनाया गया था। तो उनसे सबसे पहले पेंटें सिलने लगी, और ये जो पेंटें थी वो बहुत मजबूत होती थी, जिसमें औजार रखने के लिए पॉकेट्स लगाई गई, और बाद में उनके बहुत प्रचलित होने से यह डेनिम कहलाई। यह मजदूरों के लिए विशेष रूप से बनाए जाने वाले कपड़ों की शुरुआत थी। यही एकमात्र परिधान है जो पिछले लगभग 150 वर्षों से एक जैसा है, यानी कि जो डेनिम की शुरुआत हुई और वो जो जीन्स बनाई जा रही है, वो लास्ट जो 150 वर्ष है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और वो अभी भी फैशन में है। महिलाओं ने 1880 के दशक में स्कर्ट और ब्लाउज पहनने शुरू किए। यह महिलाओं के लिए पहनने को तैयार कपड़ों के निर्माण का एक कदम था। अब महिलाओं के लिए वैरायटी लाई गई, जिसमें स्कर्ट्स बनाए गए और ब्लाउजेस बनाए गए। उसका यह फायदा होता था कि उसे किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ पहना जा सकता था। पर अब देखो, जैसे ये पिक्चर है तो इसमें अलग अलग स्टाइल्स का यूज किया जा रखा है। फैशन क्या है इसमें? फैशन स्कर्ट और ब्लाउज की है, पर उस स्कर्ट और ब्लाउज में अलग अलग प्रकार के स्टाइल्स लाए जा रहे हैं। फ्रिल्स लगाई जा रही है, प्लीट्स बनाए जा रहे हैं, उसमें लॉन्ग स्कर्ट और शॉर्ट स्कर्ट्स बनाए जा रहे थे। तो ये अलग अलग, इसे हम क्या कहेंगे? स्टाइल्स कहेंगे। लंबाई और कमर आसानी से माप के अनुरूप ठीक कर लिए जाते थे। इससे यह संभव हो सका कि रोजगार से जुड़ी महिलाओं की अलमारी में अलग परिधानों को केवल आपस में मिलने से विविधता आ जाती थी। अब जो महिलाएं रोजगार प्राप्त कर रही थी और उनको बाहर जाना होता था, तो उनके पास अब वैरायटी होने लगी थी। 19वीं शताब्दी में मेलों और बाजारों के माध्यम से जनसाधारण को जेब के अनुकूल फैशन उपलब्ध कराए गए। यात्री व्यापारी इन बाजारों में कपड़े लाते थे, और खरीदने और बेचने वाले दोनों अक्सर मोल भाव करते थे। क्योंकि अधिक संख्या में लोग शहरों में बस गए थे, अतः उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़ी दुकानों की स्थापना की गई। अब लोग शहरों में, शहरीकरण होने लगा, लोग शहरों में आने लगे, और शहरों में आने के कारण बड़ी दुकानों का निर्माण हुआ। विभिन्न प्रकार के कपड़ों की बढ़ती मांग के साथ शहरों में खुदरा दुकानें पनपने लगी। अब शहरों में इस व्यापार के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। विभिन्न प्रकार की दुकानें खुलने लगी, जिसमें प्रत्येक प्रकार का जो माल तैयार किया जा रहा था उसे लोगों की मांग के अनुसार जो दुकानदार थे वो खरीद रहे थे और अपना लाभ कमाकर उसे आगे बेच रहे थे। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर से संबंधित है कि फैशन का विकास यानी फैशन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे हम। जिस तरीके से फैशन बदलता है उसे सामान्यतः फैशन चक्र के रूप से जाना जाता है। वह समय या जीवन काल का जिसमें एक फैशन का अस्तित्व में रहता है। प्रवेश से लेके अप्रचलन तक 5 हिस्सों में इसको बांटा गया है। देखो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा, हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी, हमने फैशन व्यापार के महत्व के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने कुछ उसके इतिहास के बारे में जाना कि फैशन की शुरुआत कहां से हुई। तो फ्रांस से उसकी शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे आसपास के शहरों में फैशन पहुंचाए जाने लगी, कच्चा माल पहुंचाया जाने लगा। उसके बाद उपकरणों का निर्माण किया जाने लगा, जिसमें धागे की कताई के लिए
मशीनों का उपयोग किया जाने लगा। सबसे पहले हाथ से चलने वाली मशीन का निर्माण किया गया, फिर पैरों से चलने वाली मशीन का निर्माण किया गया। इस प्रकार एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया इस पूरे व्यापार के अंदर। अब हम पढ़ेंगे फैशन चक्र के बारे में कि कोई फैशन आती है और चली जाती है। यह जो पूरा साइकिल है इसे 5 भागों में बांटा गया है। पहला है शैली की प्रस्तुति, लोकप्रियता में वृद्धि, लोकप्रियता की प्रकाष्ठा, लोकप्रियता में कमी होना और शैली का परित्याग अथवा अप्रचलन। तो पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्टाइल। डिजाइनर अपने शोध और रचनात्मक विचारों से, यानी जो वो नई नई रिसर्च कर रहे होते हैं, जो उनके क्रिएटिव आइडियाज होते हैं, उनको वो परिधान पे डालते हैं और फिर जन साधारण को एक शैली, नई शैली उपलब्ध होती है। डिजाइनों की इस रचना की रूपरेखा, रंग, आकृति, वस्त्र, जो कि आप लास्ट चैप्टर यानी लेसन 11 में पढ़ चुके हो कि कलर का क्या योग है, क्या इम्पैक्ट रहता है वस्त्रों के ऊपर। ठीक है, अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं, आकृति होती है, लाइंस का यूज किया जाता है। तो ये हमने जो इन सब के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। अब यहाँ पे है कि इन सारे सिद्धांतों का उपयोग करके, इन सारी बातों का उपयोग करके, जिसमें रूपरेखा, रंग, आकृति, वस्त्र जैसे अवयव और अन्य विवरण को, उनके एक दूसरे के साथ संबंध को बदलना पड़ता है। ठीक है, इनको ऐड किया जाता है अपने आइडियाज के अंदर और एक नई फैशन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जनसाधारण के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप ग्राफ में देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन टाइम होता है जिसमें लोग उसके बारे में समझते हैं, उस स्टाइल के बारे में, फैशन के बारे में। और उसके बाद लोकप्रियता में वृद्धि यानी इंक्रीज इन पॉपुलरिटी। जब नया फैशन बहुत से लोगों द्वारा खरीदा, पहना और देखा जाता है तो उसकी लोकप्रियता बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे मार्केट में कुछ आया और हमने किसी को पहने हुए देखा, हमें भी वह अच्छा लगा, तो हम भी यही चाहेंगे कि हम उसे खरीद लें। अब क्या होता है कि कई बार हमें लगता है कि नहीं, बाजार में अगर मैं उससे खरीदने जाऊंगी तो वो ज्यादा महंगा होगा, तो हम अपने बुटीक में जाते हैं, अपने टेलर के पास जाते हैं और हम कहते हैं कि मैंने ऐसी ऐसी डिजाइन देखी थी, आप मुझे भी ऐसे ही कपड़े बना के दो। यानी वो अब धीरे धीरे हर जगह लोकप्रिय होना शुरू हो जाता है। लोग देखते हैं, पहनते हैं, अगर लोग उसमें कंफर्ट फील करते हैं, आराम फील करते हैं, तो उस फैशन में वृद्धि होती चली जाती है। तो एक बार ग्राफ उठता है और उसमें उस स्टाइल में, उस फैशन में वृद्धि होती है और एक बार वो अपने पीक पर पहुंच जाता है, पीक ऑफ पॉपुलैरिटी, यानी कि लोकप्रियता की प्रकाष्ठा। जब कोई फैशन की लोकप्रियता ऊंचाई पर होता है तो उसकी मांग इतनी अधिक हो जाती है कि बहुत से निर्माता उसकी नकल कर लेते हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल चीज होती है वो बहुत महंगी होती है, जो कि आम जनता के पास पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो दूसरे डिजाइनर होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि वैसा ही डिजाइन करते हैं और उस डिजाइन की नकल करके वो कम दामों में मार्केट के अंदर ले आते हैं। यानी वो मांग को पूरा करने के लिए नकल करते हैं और उस सामान को, उस परिधान को मार्केट में लेके आते हैं, या विभिन्न मूल्य स्तरों पर उनके रूपांतरणों का उत्पादन करते हैं, अलग अलग प्रकार से उनकी कॉपी करते हैं जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, और वो उसे मार्केट में लेके आते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ऐसा होता है कि सभी लोग उसको पहनना शुरू कर देते हैं। तो अब लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे उस फैशन में कमी आनी शुरू हो जाती है, यानी कि लोकप्रियता में कमी होना शुरू हो जाता है। उस फैशन की प्रतियों का भारी संख्या में उत्पादन होने से फैशन प्रिय व्यक्ति उस शैली से ऊब जाते हैं और अब वो कुछ नया देखना शुरू कर देते हैं। इस घटती लोकप्रियता वाली सामग्री को दुकानों में पर कम कीमत में अब बेचना शुरू कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है शैली का परित्याग या अप्रचलन। अब रिजेक्शन का टाइम आ जाता है, रिजेक्शन ऑफ ए स्टाइल, तो जिसमें अब वो पूर्णतः नीचे की तरफ, अब लोग उस डिजाइन से ऊब जाते हैं और वो कुछ नया खरीदना चाहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है फैशन चक्र किसे कहते हैं और इसे एक्सप्लेन करें। तो आप फैशन चक्र के अंतर्गत इन पांचों स्तरों के बारे में बताएंगे, जिसमें है शैली की प्रस्तुति, लोकप्रियता में वृद्धि, लोकप्रियता की पराकाष्ठा, लोकप्रियता में कमी, और उसके बाद परिधान का, उस शैली का त्याग होना, परित्याग करना। तो ये पांचों स्टेप्स उसके अंदर आएंगे। नेक्स्ट है
जो फैशन व्यापार है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फैशन व्यापार में व्यापार को अच्छी तरह समझने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि फैशन की वस्तुओं के उत्पादन, उसका क्रय संवर्धन यानी उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी बाइंग, उसका प्रमोशन करना और उसकी सेलिंग में व्यापारियों की भूमिका की परख की जाती है कि व्यापारी जो व्यक्ति होता है वह किन किन लोगों से मिलता है। वो मैन्युफैक्चरर से मिलता है, जैसी मार्केट में डिमांड होती है वह उस तरीके के प्रोडक्ट को बनाने के लिए बोलता है, फिर उसको बनाया जाता है, खरीदा जाता है, फिर उसको प्रमोट किया जाता है, उसकी एडवर्टाइजिंग की जाती है, उसे लोगों तक उस आइडिया को पहुंचाने का काम किया जाता है और फिर उसका विक्रय किया जाता है यानी उसको बेचा जाता है। तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है कि व्यापारी कौन है या व्यापारी किसे कहते हैं, जो कि जिसकी की एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इस पूरे व्यापार के अंदर। तो वह व्यक्ति होता है जो प्रेरणा को डिजाइन में परिवर्तित करने को सुसाध्य बनाता है, संकल्पना के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है, यानी जो कॉन्सेप्ट है उसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है और उस कॉन्सेप्ट को बनवाने में मदद करता है, और फैशन उद्योग में उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और मांगों के लिए उत्पादों का नियोजन यानी प्लानिंग की जाती है, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, फिर उसका प्रमोट किया जाता है और प्रमोट करने के बाद उसको उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान देता है। तो बहुत सारे काम हैं जो कि व्यापारियों द्वारा किया जाता है, जिसमें प्लानिंग है, उसका प्रोडक्शन करना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसको प्रमोट करना है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब है कि फैशन व्यापार किसे कहते हैं। फैशन व्यापार का अर्थ है बिक्री के प्रोत्साहन के लिए सही समय पर, सही स्थान पर और सही मूल्य पर आवश्यक योजना बनाना, और यदि इन सभी परिस्थितियों की योजना बनाई जाए तो अधिकतम लाभ प्राप्त करना, क्योंकि जो भी लोग मेहनत कर रहे हैं अगर उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होगा तो वो किस लिए मेहनत करेंगे। तो इस व्यापार में बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, फैशन व्यापार के अंतर्गत बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, जिसमें बिक्री को प्रमोट किया जाता है कि किस तरीके से प्रमोट किया जाए, सही समय पर, सही स्थान पर और सही मूल्य पर। तो अभी इसको मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, जिसमें मैं फैशन इंडस्ट्री के अलावा एक एग्जांपल दे रही हूँ, जिसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे इस समय कोविड का टाइम चल रहा है, तो आप जितने भी विज्ञापन देखेंगे, जितने भी आप एडवर्टाइजमेंट देखेंगे टीवी में या कहीं पे भी, उसमें सबसे ज्यादा ध्यान यही हर प्रोडक्ट के लिए मार्केट में चाहे कोई भी प्रोडक्ट बेचा जा रहा है तो उसके अंदर कहा जा रहा है कि ये आपके उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता का यानी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाने का काम करता है, ये हमारे इन्फेक्शन को कम करने का काम कर रहा है। कोई भी चीज अगर मार्केट में बेची जा रही है तो उसको इन्फेक्शन से रिलेट कर दिया गया है। तो इस तरीके से जब भी कोई नई चीज एनवायरनमेंट में होती है उसके आधार पर बहुत सारी चीजों को बेच दिया जाता है। जब जैसे अभी मास्क बहुत बना के बेचे जा रहे हैं, सैनिटाइजर एक नया मार्केट में आ गया है, क्योंकि हम पहले इतना ज्यादा सैनिटाइजर का यूज नहीं करते थे, मास्क का यूज नहीं किया जाता था, पर अब जैसे ही मार्केट में डिमांड बढ़ी तो ये बहुत सारे अलग अलग तरीके के मास्क बना के मार्केट में आ गए हैं। अब ड्रेस के से संबंधित भी उसके ड्रेस के जैसा डिजाइन करके वैसे भी मास्क आने लग गए। तो महंगे भी आ रहे हैं, सस्ते भी आ रहे हैं, ऐसे मास्क आ रहे हैं जो कि हर व्यक्ति की अप्रोच में हो, लोग उसे खरीद सकें। तो यह ध्यान रखा जाता है कि सही समय पर, सही स्थान पर और सही मूल्य पर, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। तो ये क्या होता है, सारा का सारा फैशन व्यापार के अंतर्गत आता है। अब इसमें कुछ चीजें हैं, जिसमें पहला है विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं बता रही हूँ, इसलिए मैंने इसके दो पार्ट बनाए हैं, जिससे आप हर एक वर्ड को समझ सकें और उसका पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकें। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले फैशन निर्माण के अंतर्गत जो वर्ड आता है वो है विनिर्माण। में फैशन व्यापारी किसी एक परिधान को बनाने में विभिन्न प्रकार के कपड़ों का उपयोग करते समय बहुत अधिक सावधानी बरतता है। जब मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो परिधान को बनाने में बहुत बातों का ध्यान रखा जाता है, बहुत सावधानी के आधार पर उसको बनाया जाता है।
वस्त्र की ऐतिहासिक और सामाजिक संस्कृति, सोशल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, सूझबूझ होने पर डिजाइन की संकल्पना शक्ति को वास्तविकता में बदलने में मदद मिलती है। यानी कि समाज के लोग किस फैशन को चाहते हैं और उसका पुराना इतिहास क्या रहा है जब इस तरीके की फैशन आई है। जैसे कई बार आपने सुना होगा, आपकी जो घर में बड़े हैं वो कहते हैं कि ये हमारे टाइम में भी फैशन थी, अब ये लौट के दोबारा आई है। तो कोई भी जो डिजाइनर है वो इस बातों का ध्यान रखता है कि जब ये फैशन पहले थी तब कैसा उसका लोगों ने किस प्रकार से स्वीकार किया था, और अगर आज मैं इसे नए तरीके से संस्कृति के आधार पर, सोशल कल्चर के हिसाब से अगर मैं इसे वापस लाया जाए, तो इन सारी बातों को कल्पना शक्ति में रखा जाता है डिजाइनर की, और वो इसको वास्तविकता में बदलता है। कपड़ों और परिधान निर्माण के ज्ञान का उपयोग करते हुए फैशन व्यापारी डिजाइनर द्वारा तैयार किए गए परिधान को ले लेता है और इसके उत्पादन का श्रेष्ठ तरीका ढूंढता है। साथ ही मूल्य और लक्षित बाजार जैसी बातों का ध्यान रखा जाता है। यानी कि जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उन्हें किस तरीके के मार्केट में बेचा जाए। अब अगर मैं मास्क का ही एग्जांपल लूं, तो एक है जो कि 20 रुपए में भी जो मार्केट है उनमें कई दुकानों में मिल रहा है। एक है जिसमें कि कोई ब्रांड लगा हुआ है कि ये विशेष कंपनी का मास्क है, ठीक है, तो वो 100 रुपए में भी आ रहा है, कोई 150 रुपए में भी आ रहे हैं, कई 200 रुपए में भी आ रहे हैं। तो बनाते समय कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो उसमें बाजार को ध्यान में रख के, लोगों को ध्यान में रख के, पैसों को ध्यान में रख के बनाया जाता है और उसी मार्केट में उसको लाया जाता है। अब अगर जो मार्केट हमारे वीकली मार्केट लगते हैं उसमें आप देखोगे कि बहुत महंगी महंगी चीजें नहीं रखी जाती है, ऐसी चीजें रखी जाती है जो कि आसानी से लोगों की अप्रोच में हो और लोग उसे खरीद सके। तो जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो उसके लिए उस टारगेट ग्रुप को देखा जाता है जिसके लिए वो फैशन इंप्लीमेंट की जा रही है, लागू की जा रही है, और किस टारगेट ग्रुप के लिए की जा रही है और किस प्रकार के बाजार के लिए बनाई जा रही है। तो इन बातों का ध्यान रखा जाता है फैशन डिजाइनर के द्वारा और मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। सेकंड पॉइंट है क्रय। फैशन व्यापार का हिस्सा बन जाता है जब एक व्यापारी फैशन की सामग्री दुकानों में रखने के लिए खरीदता है। एक फैशन व्यापारी को फैशन की वस्तुओं के लिए लक्षित बाजार की जानकारी होनी चाहिए और साथ ही उसे फैशन प्रवृत्ति विश्लेषण और पूर्वानुमान लगाने में बहुत निपुण होना चाहिए। यानी कि फैशन व्यापार का हिस्सा बन जाता है, यानी उस फैशन को बहुत सारे लोग उस फैशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं और उसका व्यापार यानी कि उस फैशन से पैसे कमाए जा रहे हैं, उसे बाजार में लाया जा रहा है, लोग उस फैशन को खरीदते हैं, यानी कि जो दुकानदार हैं वो उसको खरीद रहे हैं। तो एक व्यापारी फैशन की सामग्री दुकानों में रखने के लिए खरीदता है। एक फैशन व्यापारी को फैशन की वस्तुओं के लिए लक्षित बाजार की जानकारी का होना आवश्यक है। यानी जो व्यापारी है उसे पता है कि मेरे पास किस तरीके के कस्टमर आएंगे, वो किस रेंज के कपड़े खरीदेंगे, वो अपनी उस रेंज के हिसाब से ही जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे कपड़ों को खरीदता है और अपनी दुकानों में उसे लगाता है। साथ ही उसे फैशन प्रवृत्ति विश्लेषण और पूर्वानुमान लगाने में भी निपुण होना चाहिए। पूर्वानुमान लगाने में निपुण होने का क्या अर्थ है स्टूडेंट्स? जैसे आप देखोगे कि जैसे गर्मियां खत्म होने वाली होती है उससे पहले बहुत सारी दुकानों में सेल लगा दी जाती है कि अब ये माल सस्ते में बिक रहा है। वैसे ही जब सर्दियां खत्म होने वाली होती है तो उससे पहले वो बहुत कम दामों में बाजार में बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे कि पूरा माल है वो एक निश्चित कीमत पे लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, तो पहले से ही पूर्वानुमान लगा लिया जाता है कि जैसे यह देखा जाता है कि इस समय सर्दी ज्यादा है तो बहुत जल्दी ही सर्दी के कपड़े मार्केट में आ जाएंगे, पर अगर लगता है कि इस बार सर्दी लेट आ रही है तो पहले तक कॉटन के कपड़े भी रखे जाते हैं, थोड़े सर्दियों के कपड़े भी रखे जाते हैं। तो अलग अलग मौसम के आधार पे भी खरीदारी की जाती है और जो
सामान है वो दुकानों में रखा जाता है। इससे अधिक सही ऑर्डर दिया जाता है। एक डिजाइनर के साथ मिलकर कार्य करने वाला फैशन व्यापारी एक बार फिर वस्त्र निर्माण और वस्तुओं के विषय में डिजाइनर को अपनी विशेषज्ञता प्रदान कर सकेगा। जैसे कि किस प्रकार का वस्त्र निर्माण किया जाए, किस प्रकार की वस्तुओं का विक्रय बाजार में हो रहा है, यह सब ध्यान में एक व्यापारी को रखना होता है और वो उसके बारे में पूर्वानुमान लगाता है और उसके हिसाब से योजना बनाई जाती है। नेक्स्ट है प्रमोटिंग यानी कि संवर्धन। जब फैशन व्यापारी डिजाइनर के लिए काम करता है तब उसकी पहली वरीयता यह होती है कि वह डिजाइनर के उत्पाद को उन दुकानों तक पहुंचाए तो उसे अधिक मात्रा में खरीदना पसंद कर सकते हैं। यानी कि अभी पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि उस उन टारगेटेड दुकानों पे पहुंचाया जाता है जहां की उस उत्पाद को बहुत अच्छे से खरीदा जा सके, लोग उसे खरीद सके। जैसे कि जो दुकान, जैसे जो बड़े मॉल्स होते हैं उसके अंदर कुछ महंगे कपड़े होते हैं और जो दूसरी गलियों में दुकानें होती हैं, जो हमारे घरों के आसपास की दुकानें होती हैं, उनमें थोड़े सस्ते कपड़े रखे जाते हैं और जो वीकली बाजार लगता है उसमें और सस्ते कपड़े रखे जाते हैं। यानी जो दुकान है उसमें कैसे कपड़े रखे जाएंगे यह उस हिसाब से होता है कि वहां पे किस तरीके के लोग आके कपड़े खरीद रहे हैं, उनका आर्थिक स्तर क्या है और वो किस रेंज तक के कपड़े खरीद सकते हैं। फैशन व्यापारी को न केवल रचनात्मक सोच और प्रबल व्यापारी कौशलों की दृष्टि आवश्यकता होती है बल्कि उसके उत्पादन कौशल भी तेज होने चाहिए। यानी कि वो नए नए तरीकों को यूज करे और बाजार तक उसको लेके आए। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो कि यहाँ पे जो बड़ी दुकानें हैं, जो मॉल्स की शॉप्स होती हैं, उनके अंदर इस तरीके से वस्त्रों को प्रमोट करने के लिए उन्हें लगाया जाता है जिससे लोग देखें और वस्त्रों को खरीदें। उसमें अलग अलग स्टाइल्स लाए जाते हैं, अलग अलग फैशन के आधार पे कपड़े रखे जाते हैं। फैशन व्यापारी डिजाइनर द्वारा तैयार परिधानों को केवल प्रदर्शनों द्वारा बढ़ावा देता है। यानी कि कपड़े किस तरीके से प्रदर्शित किए गए हैं, क्योंकि एक जो खरीदार है वो वैरायटी चाहता है, उसको कलर भी अलग अलग चाहिए, उसको अलग अलग स्टाइल चाहिए कि मैं इस कलर का कपड़ा पहनना चाहता हूं, मैं इस स्टाइल के कपड़े पहनना चाहता हूं, तो वो उसका उसी तरीके से प्रदर्शन करे अपनी दुकान पे, जहां रचनाएं और उनके दृश्य प्रभाव संभावित ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किए जाते हैं। अब जो दुकानदार होते हैं वो क्या करते हैं कि ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अलग अलग कोटेशन डालते हैं, अलग अलग लाइंस लिखते हैं, अलग तरीके से विज्ञापन तैयार करवाते हैं जिससे कि उस सामान को अधिक से अधिक लोग खरीद सकें। इसके अतिरिक्त फैशन व्यापारी डिजाइनर के कपड़ों के लिए लक्षित बाजार ढूंढते हैं, जैसे बच्चों के कपड़ों की दुकानें, विभागीय दुकानें या छूट देने वाली दुकानें। ये अलग अलग प्रकार की होती है। अगर बच्चों के कपड़े बेचने हैं तो उन्हीं दुकानों पे जाया जाएगा, डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे जाया जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग दुकानों को टारगेट किया जाता है, चयनित किया जाता है जहां पे उससे संबंधित वस्त्रों को खरीदा जा सके। नेक्स्ट है विक्रय यानी कि सेलिंग। फैशन व्यापार का अंतिम घटक विक्रय है। एक फैशन व्यापारी जो एक डिजाइनर के साथ काम करता है, दुकानों को फैशन की वस्तुएं बेचने के लिए उत्तरदायी होता है और दुकानें वह माल ग्राहकों को बेचती है। यानी सबसे पहले जो दुकानदार है वो डिजाइनर से उन कपड़ों को खरीदता है, फिर वो अपना प्रॉफिट करता है, उसमें अपना लाभ कमाता है और फिर वह सामान वो ग्राहकों को बेचता है। तो इस प्रकार ये पूरी एक चेन चलती है जिसके आधार पर किसी भी वस्त्र को बेचा जाता है। अब उसमें बहुत सारे कलर लाए जाते हैं, बहुत सारे डिजाइन लाए जाते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सामान को बेचा जा सके। इसके लिए भी व्यापारी को पूर्वानुमान और बाजार की प्रवृत्ति का ज्ञान होना चाहिए। यानी व्यापारी को पता होना चाहिए कि किस समय बाजार में किस डिजाइन के कपड़े की डिमांड ज्यादा है, तो जो व्यापारी है वो उसी प्रकार के कपड़ों को अपनी दुकानों में रखेगा, ठीक है, जिससे कि वो कस्टमर हैं वो अधिक से अधिक
खरीद सके। जैसे अगर प्लाजो की फैशन आ रही है तो दुकानदार अपनी दुकान में ज्यादा से ज्यादा प्लाजो और उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज करेगा, अलग अलग प्रकार के कपड़ों से बनाए, जैसे कॉटन के अलग होंगे, उसमें भी पेंसिल अब पैंट्स हैं वो भी लाई जाएगी। तो जिस समय मार्केट में जैसी डिमांड है वैसा ही काम किया जाता है, वैसे ही मार्केट में वस्तुओं को व्यापारी के द्वारा खरीदा जाता है, जिससे वे वस्तुओं को उत्पादन की अनुशंसा कर सके। सृजनात्मकता महत्वपूर्ण होती है, यानी कि क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे व्यापारी यह सलाह अवश्य दे सके कि दुकान में वस्तुओं को कैसे प्रदर्शित किया जाए। जब फैशन व्यापारी एक खुदरा दुकान के लिए काम करता है तो उसके लिए उत्तरदायित्वों में वस्तुओं को खरीदना और दुकान में सजाना शामिल होता है। जैसे एक जो घरों के आसपास की दुकानें होती हैं उसमें सामान को अलग तरीके से सजाया जाता है, जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं उसमें अलग तरीके से सजाया जाता है। तो ये अपनी अपनी क्रिएटिविटी होती है कि लोग किस तरीके से उस डिजाइन के कपड़े को देख के आकर्षित हो जाए। हो सकता है कुछ कलर कॉम्बिनेशन ऐसा रखा जाए, हो सकता है कि कुछ फैशन को इंक्लूड किया जाए, कुछ सहायक सामग्री साथ में यूज की जाए। तो ये अलग अलग तरीके हैं अपनी दुकान को सजाने के, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा इस सामान को खरीद सकें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं इसे खत्म करती हूँ, और अब मैं इसका जो पार्ट सेकंड है उसमें मैं नेक्स्ट चैप्टर को आगे लेके जाऊंगी, आगे पढ़ाऊंगी। पर यहाँ तक आपने जितना भी समझा है आप उसके नोट्स बनाएं, उसके क्वेश्चन आंसर करें और इसे बार बार पढ़ें, जिससे कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप इसके जो फैशन चक्र है उसे अच्छे से समझें और उसका ग्राफ भी अपनी कॉपी में बनाएं। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा कि किस तरीके से फैशन व्यापार किया जा रहा है, उसमें कौन कौन से चरणों को सम्मिलित किया गया है, इसे भी ध्यान से पढ़ें। मैं आपके लिए, आप इसे ध्यान से पढ़ें, इसके नोट्स बनाएं, जब तक मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आती हूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।